हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आक्रामकता या एग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। एग्रेशन क्या है? आक्रामकता हम बहुत इजीली इस शब्द का यूज़ करते हैं, बहुत रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे यूज़ करते हैं। आक्रामकता का मतलब अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो आक्रामकता का मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना। जब हम इंटेंशनली नियत से किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसे हम आक्रामकता में शामिल करते हैं। अर्नोल्ड बस ने बताया कि आक्रामकता वह व्यवहार है जिससे दूसरों को नुकसान या कष्ट पहुंचता है। जब हम दूसरे को नियत के साथ क्षति पहुंचाते हैं, इंटेंशनली उससे हार्म पहुंचाते हैं, तो इसको हम आक्रामकता मानते हैं। डेफिनेशन आप देख सकते हैं। एग्रेशन रेफर्स टू इंटेंशनली इंजरी और हार्म टू अनदर पर्सन। कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर टारगेट व्यक्ति उससे बचने की कोशिश करे, जिस पर आक्रामकता की जा रही है वो टारगेट व्यक्ति है, तो अगर वो उससे बचने की कोशिश करे उस हार्म से जो नियत से हम किसी को क्षति पहुंचा रहे हैं, तब हम उसे आक्रामकता में शामिल कर सकते हैं। एग्रेशन इज any behavior intended to harm any person that the target would want to avoid। तीसरे तरह की डेफिनेशन जो ऑपरेशनल डेफिनेशन कहलाती है, उसमें सब कुछ आ जाता है कि नियत के साथ क्षति, दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाना, नियत के साथ क्षति पहुंचाना, और व्यक्ति उससे बचने की कोशिश करे। तो तीसरे टाइप की जो डेफिनेशन है चैपलिन ने दी है डेफिनेशन ये। इनके अनुसार एग्रेशन बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड द गोल ऑफ हार्मिंग अनदर लिविंग बीइंग हु इज़ मोटिवेटेड टू अवॉइड सच ट्रीटमेंट। मतलब जो भी एग्रेसिव बिहेवियर है जो हम गोल पर टारगेट व्यक्ति पर को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं, वो उससे बचने के लिए मोटिवेटेड होना चाहिए या अभिप्रेरित होना चाहिए कि वो किसी भी तरह उससे बच सके। तो अगर हम सारी डेफिनेशंस में देखें तो क्या निकल के आता है कि जो आक्रामकता है वो किसी भी तरह का ऐसा नुकसान है जो फिजिकली, मेंटली और मटेरियलिस्टिक हो सकता है। मतलब अगर भौतिक रूप से हम किसी को क्षति पहुंचाते हैं, मानसिक रूप से किसी को टॉर्चर करते हैं, या मटेरियलिस्टिक, या मतलब उसकी संपदा को नुकसान पहुंचाते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं उसके घर में, तो वो भी नुकसान आक्रामकता में आता है। इसकी जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि इंटेंशनली अगर अनजाने में हम किसी से तोड़फोड़ कर देते हैं तो वो, या किसी को फिजिकली या मेंटली हैरास कर लेते हैं तो अनजाने में, तो उसे एग्रेशन नहीं कहेंगे। लेकिन जब हम इंटेंशनली करते हैं तो उसे हम एग्रेशन में शामिल करेंगे। तीसरा जो इसका मेन कंपोनेंट है कि टारगेट अवॉइड्स द सिचुएशन। जो टारगेट व्यक्ति है वो हमेशा इस सिचुएशन से बचने का प्रयास करता है। जब भी किसी व्यक्ति पर एग्रेशन अप्लाई किया जाता है तो वो व्यक्ति किसी भी तरह से मतलब जो एक्टर है आक्रामकता करने वाला और जो टारगेट है, टारगेट हमेशा उससे बचने के लिए अभिप्रेरित होता है। इसके बाद आ जाता है कि एग्रेशन कितने तरह की होती है। एग्रेशन को बेसिकली 4 तरह की माना जाता है: फिजिकल वर्सेस वर्बल, इमोशनल वर्सेस इंस्ट्रूमेंटल, एक्टिव वर्सेस पैसिव, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट। फिजिकल वर्सेस वर्बल की बात करें हम तो भौतिक या शाब्दिक। जब हम किसी को भौतिक रूप से किसी के ऊपर आक्रमण करते हैं या किसी पर आक्रामकता अप्लाई करते हैं, तो मतलब उसे मारना, पीटना, उसे धमकाना, फिजिकली असॉल्ट करना उस पर। और वर्बली जब हम बोलकर, उसे हाथ नहीं लगा रहे हैं लेकिन बोलकर खूब उसे गालियां दे रहे हैं या अपशब्द बोल रहे हैं या उस पर गुस्सा हो रहे हैं, तो इसको हम वर्बल एग्रेशन का नाम देते हैं। दूसरा जो टाइप है इमोशनल वर्सेस इंस्ट्रूमेंटल। इमोशनली जब हम किसी को मतलब संवेग आधारित जो होती है कि मतलब हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और दूसरा उससे बचने का प्रयास कर रहा है और इमोशनली वो बहुत दुखी है, इमोशनली हम उसे टॉर्चर कर रहे हैं।
इंस्ट्रूमेंटल जब उसको टॉर्चर करने के लिए जो एग्रेसर है या जो एक्टर है उसे उसके बदले में कोई ना कोई पुरस्कार मिल रहा है, मतलब उस एग्रेशन को अप्लाई करने के लिए उसे किसी तरह का पुरस्कार मिल रहा है। जैसे कोई मुक्केबाज है, उसे दूसरे को अपोनेंट पर मुक्के बरसाने के लिए पुरस्कार मिलता है। पुलिस वाला व्यक्ति है, पुलिस में जो व्यक्ति है वो जो कैदी है, जो अपराधी है, उसको पीटता है, उसको मारता है, तो उसके लिए उसे पुरस्कृत किया जाता है। तो कोई भी ऐसा जो वो आत्मरक्षा के लिए, मतलब किसी एग्रेशन को के लिए नहीं कर रहा है, लेकिन उसे इसलिए क्योंकि उसकी ड्यूटी है या उसके प्रलोभन का हिस्सा, उसको उसकी वजह से कोई ना कोई पुरस्कार मिल रहा है, उसको उस नौकरी का हिस्सा है वो उसकी। तो इस तरह का इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन कहलाता है। एक्टिव वर्सेस पैसिव। एक्टिव में सक्रिय रूप से, मतलब आप सामने से उस पर एक्टिवली उसे गाली गलौज कर रहे हो और गुस्सा थप्पड़ मार रहे हो। पैसिवली उसके सामने कुछ नहीं कर रहे हो, उसे पता भी नहीं है, लेकिन पैसिवली आप उसे किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा रहे हो। शांत तो देखने में, लेकिन आपने उसकी शिकायत कर दी और उस शिकायत की वजह से उसे नुकसान पहुंच गया। और मतलब आप उस एग्रेसिवनेस आपने दिखा दी, जैसे आप किसी पड़ोसी पर आप गुस्सा हो और आप उसकी कोई कंप्लेन कर रहे हो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सामने से, जैसे एक्टिव है लगभग वैसे ही कि सीधा आक्रमण करता है, और परोक्ष रूप से मतलब उसके सामने नहीं करता, लेकिन परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली उसकी अनुपस्थिति में उसे उल्टा सीधा कहता है। ये भी एक्टिव वे, डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में, दोनों में एक्टिव वे है। पैसिव में उसे पता ही नहीं लगता कि आपने उसको नुकसान पहुंचा दिया। तो इसके बाद आते हैं एग्रेशन को प्रभावित करने वाले कारक या डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रेशन। कौन कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जो एग्रेशन को प्रभावित करते हैं? कोई भी व्यक्ति गुस्सा क्यों होता है? जब भी किसी हमारे टारगेट में कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाता है हमारे रास्ते में, टारगेट के रास्ते में हम कहीं जाना चाहते हैं, कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, तो उसकी वजह से हमें फ्रस्ट्रेशन होती है। और वो फ्रस्ट्रेशन कितनी होती है डिपेंड करता है कि कितनी फ्रस्ट्रेशन हो, और उसके कारण हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है। जैसे आपने प्रोग्राम बना रखा है अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं जाने का, और मम्मी ने मना कर दिया कि आज नहीं जाओगी, तो क्या होगा? अगर सुबह मना कर दिया शाम को जाना है, तो एग्रेशन थोड़ा कम होगा। आप तैयार हो गए, निकलने को हुए, और मम्मी ने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, किसी भी हालत में नहीं होगी, तो क्योंकि आप बिल्कुल तैयार थे, गोल के पास पहुंचने के करीब थे, तो ऐसी स्थिति में फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होगा, और फिर आप किसी न किसी बात पर अपना गुस्सा उतारोगे। मानना तो पड़ेगा, लेकिन एग्रेशन की मात्रा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा, और एग्रेशन किसी ना किसी रूप में एग्रेशन बढ़ जाएगा। तो एग्रेशन क्या है कि जब भी हमारे मार्ग में, लक्ष्य प्राप्ति की मार्ग में जब भी कोई बाधा आती है, तो उसकी वजह से जो कुंठा उत्पन्न होती है, वो कुंठा कितनी मात्रा की है, कि उसमें इतनी शक्ति है या नहीं है कि वो एग्रेशन को उत्पन्न कर सके, उस पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से एग्रेसिव होंगे। कई तरह से एग्रेसिव हो सकते हैं। अगर आप सामने वाले पर डिपेंड करता है कि आप एग्रेशन का कैसा व्यवहार करेंगे। बड़ा है तो आप बस थोड़े से गुस्सा होकर भुनभुना के रह जाएंगे, छोटा है तो उसे मारपीट कर देंगे, और ज़्यादा आपको गुस्सा आ रहा है तो बिल्कुल आप हिंसात्मक तरीके से उसके साथ व्यवहार करेंगे। और कहीं ऐसे ऑफिस वगैरह में या कहीं ऐसे गए तो थोड़ा सा गुस्सा हो लेंगे, कई बार बिल्कुल गुस्सा नहीं होंगे, आप चुपचाप सुन के आ जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसा है, कुंठा की मात्रा कैसी है, इन सब फैक्टर्स पर हमारा एग्रेशन निर्भर करता है। तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं एग्रेशन के लिए जिसकी वजह से एग्रेशन कंट्रोल होता है या बढ़ता है या घटता है? मतलब कौन से ऐसे सिचुएशनल, दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, सिचुएशनल फैक्टर्स और पर्सनल फैक्टर्स। तो सिचुएशनल फैक्टर्स कैसे एक्ट करते हैं एग्रेशन को प्रभावित करने के में, आक्रामकता को प्रभावित करने में, और पर्सनल फैक्टर्स का क्या रोल है एग्रेशन को प्रभावित करने में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे
सिचुएशनल फैक्टर्स। सिचुएशनल फैक्टर्स में सबसे पहले आता है फ्रस्ट्रेशन, कि फ्रस्ट्रेशन कैसा है। अभी मैंने आपको बताया कि जो फ्रस्ट्रेशन की जैसी मात्रा होती है, जितनी कुंठा है मार्ग में, लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में जितनी बाधा है, उसमें जितनी फ्रस्ट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग एग्रेशन कम या ज़्यादा होगा। अगर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो आक्रामकता की मात्रा भी बढ़ जाएगी, और अगर फ्रस्ट्रेशन थोड़ा कम है तो आक्रामकता की मात्रा भी कम हो जाएगी। तो जितनी अधिक कुंठा होगी उतना एग्रेशन ज़्यादा होगा, आक्रामकता का प्रदर्शन उतना ही ज़्यादा होगा। लक्ष्य के जितने करीब आने पर आक्रामकता का व्यवहार, मतलब लक्ष्य के जितने करीब आने पर कोई बाधा आएगी, आक्रामकता का व्यवहार उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फ्रस्ट्रेशन की ज़्यादा मात्रा है तो एग्रेशन ज़्यादा होगा, फ्रस्ट्रेशन की मात्रा थोड़ी कम है तो एग्रेशन कम होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन एक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठी होती चलती है। एक बार आपने को मना किया किसी काम के लिए, आपने कुछ नहीं कहा, दूसरी बार दूसरे काम के लिए मना किया, आपने कुछ नहीं कहा, तीसरी बार फिर आपको मना किया गया तो आपने कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर आपके भाई बहन को या किसी और को उसी काम के लिए मना नहीं किया गया तो वो आपकी 3-4 बार की जो फ्रस्ट्रेशन इकट्ठी हो गई है वो आक्रामकता, वो ज़्यादा तीव्र आक्रामकता के रूप में प्रदर्शित हो जाती है। तो फ्रस्ट्रेशन की मात्रा इकट्ठी होती रहती है। कई बार क्या होता है, बहुत ज़रा सी चीज़ पर भी हम उबल पड़ते हैं, देखा है ना। तो ऐसी स्थिति में जब फ्रस्ट्रेशन की मात्रा एक्यूमुलेट हो रही होती है तो हम छोटी सी बात पर भी एकदम काउंटर अटैक ज़बरदस्त करते हैं। सेकेंड है अटैक, आक्रमण। मतलब आप आक्रमण कैसा करेंगे, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, और आक्रमण करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं। तो बहुत सारी परिस्थितियां हैं कि आप मतलब वर्बल अटैक करते हैं, नॉन वर्बल अटैक करते हैं, डायरेक्ट अटैक करते हैं, इनडायरेक्ट अटैक करते हैं, और आक्रमण क्यों करते हैं, क्यों आक्रामक हो जाते हैं। तो सबसे पहला आता है एट्रीब्यूशन। अटैक में जो फर्स्ट फैक्टर है कि एट्रीब्यूशन, कि आप घटनाओं को किस तरह से देखते हैं। आप बस में चढ़े और बस में चढ़ते ही आपको पैसेज कम होता है, पैसेज चौड़ाई में कम होता है, और उस पैसेज में आप गिर गए सामान ले जाते एकदम से, और सामने वाला जो पैसेंजर है जहाँ आप गिरे हैं वो अपने पैर फैला के बैठा है, तो आप क्या करोगे, गुस्सा आएगा ना आपको, आप कुछ ना कुछ बोल भी सकते हो, भयंकर गुस्सा आएगा। लेकिन अगर कोई लेडी है, मेल है, तो आपको ज़्यादा गुस्सा आएगा, फीमेल है तो आपको कम गुस्सा आएगा। दूसरी बात कि आपको अगर लगा है कि वो जानबूझ के आपको गिराने के लिए बैठा है या आपके गिरने पर मजाक बना रहा है आपकी, तो आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा। और आपको लग रहा है आप अपनी गलती से गिर गए हो तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। कई बार क्या होता है, बस में आप चढ़ते हैं और एकदम से कंडक्टर बस स्टार्ट कर देता है, तो कई बार जब तक आपकी पकड़ मजबूत नहीं होती है तब तक आप गिर जाते हो। तो अगर गलती आपकी है तो आपको कम गुस्सा आएगा, गलती सामने वाले की है तो आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा। और अगर आपको लग रहा है कि जानबूझ के किया जा रहा है कोई काम, तो आपको मतलब नियत से आपको चिढ़ाया जा रहा है, नियत से आपको गिराया गया है, तो आपको ऐसी स्थिति में गुस्सा ज़्यादा आएगा। तो साथ ही उसके एट्रीब्यूशन के अलावा दूसरा जो फैक्टर है नेगेटिव रेसिप्रोसिटी, ऋणात्मक पारस्परिकता, कि यदि आपको गुस्सा आया, आपने कैसा आक्रमण किया, जो आक्रमण है उसकी सिचुएशन कैसी है। कई बार क्या होता है, बहुत सारी जनजातियों में या बहुत सारे समाजों में ऐसी चीज़ें प्रचलित हैं कि जान के बदले में जान, कि अगर किसी ने गलती से किसी की जान ले ली या जानबूझ के किसी की जान ले ली, तो अपोनेंट ग्रुप जो है वो भी उनके ग्रुप में से किसी ना किसी एक व्यक्ति की जान लेता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर घटनाओं की नेगेटिव रेसिप्रोसिटी है तो ऐसी स्थिति में जो एग्रेशन है या आक्रामकता है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो इशू आता है मॉडलिंग,
आप मॉडल को देखकर, समाज में अपने रोल मॉडल को देखकर, मूवीज़ में, मीडिया में रोल मॉडल्स को या हीरो हीरोइंस को देखकर बहुत ज़्यादा आक्रामकता का व्यवहार सीखते हैं। जैसे हीरो ने किसी पिक्चर में कोई आक्रामकता का सीन दिखाया या कोई एग्रेशन का कोई ऐसा सीन है जिसमें उसने विलेन को बहुत बुरी तरह से पीटा है, तो हम उस चीज़ को सीख लेते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं। मतलब जो एग्रेसिव मॉडल हैं उनको हम बहुत, उनकी अनुक्रियाओं को हम बहुत शीघ्रता से सीखते हैं। अगर जो परिस्थितियां हैं उनको इस तरह से व्याख्या की जाती है कि उचित परिस्थितियों में उसने आक्रामकता का व्यवहार किया और उसका आक्रामक व्यवहार सराहा गया, सब लोगों को बहुत अच्छा लगा, तो उसे देखकर हम बहुत शीघ्रता से उस व्यवहार को सीख लेते हैं। लेकिन हमें लगता है जैसे विलेन का व्यवहार, हमें एग्रेसिव बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, हीरो का एग्रेसिव बिहेवियर हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन विलेन का एग्रेसिव बिहेवियर हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो सूचनाएं इस तरह से दिखाई जाती हैं कि विलेन ने अगर हीरोइन को परेशान किया या कोई दिक्कत हुई तो उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो हम उसके एग्रेसिव बिहेवियर से खुश नहीं होते। लेकिन हीरो जब एग्रेसिव बिहेवियर दिखाता है तो हम उसके व्यवहार से खुश होते हैं। तो अगर जो ऑब्जर्वर है वो एग्रेसिव बिहेवियर के लिए मॉडल को पुरस्कार देता है या उसे सम्मानित करता है, तो हम उस बिहेवियर को सीख लेते हैं, और अगर इस तरह से नहीं बिहेवियर करता है तो हम उसको नहीं सीखते। नेक्स्ट आता है अवैयक्तिक दशाएं या डी इंडिविजुएशन कंडीशन। मतलब इसका मतलब है कि जब हम भीड़ में होते हैं तो हमारी जो वैयक्तिकता है, पहचान है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, वो लुप्त हो जाती है। और ऐसी स्थिति में जब वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी लुप्त हो जाती है या डी इंडिविजुअल हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, धूमिल हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में हम ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर करते हैं। भीड़ में हमें लगता है कोई हमें देख ही नहीं रहा है, तो हम इसलिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। अंधेरे में, भीड़ में, जहाँ हमें कोई पहचानता नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। और या मतलब कोई ड्रग वगैरह ले लियो तो भी इस तरह की कंडीशन, डी इंडिविजुएशन वाली कंडीशन दिखाई देती है हमारे व्यवहार में। उसके बाद आता है विजन एंड वेपन्स। विजन ऑफ वेपन्स, हथियारों के दृश्य। यदि हमारे आसपास कोई हथियार रखे हैं या कुछ इस तरह का आक्रामकता के लिए भाला रखा है, कोई दाव रखी है या कुछ भी ऐसा रखा है, डंडा रखा है, तो हमारे मन में बहुत जल्दी एग्रेसिव बिहेवियर आते हैं। मतलब हम अगर परिस्थितियों में ऐसा कुछ भी है जिसमें हम एग्रेशन दिखाना चाहते हैं या हमारे मन में गुस्सा आ रहा है, तो हम तुरंत हथियारों को देखकर तुरंत हम मतलब मोटिवेट हो जाते हैं और एग्रेसिव बिहेवियर शो करने लगते हैं। बहुत सारी इस तरह की स्टडीज़ हुई हैं। एक बार बर्कोविज ने अपने साथियों के साथ एक स्टडी की, उसमें उन्होंने 100 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पर स्टडी की और उनमें कुछ सब्जेक्ट्स को उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक दिए, और उन्होंने देखा जैसे इलेक्ट्रिक शॉक दिए तो जब इलेक्ट्रिक शॉक दिए तो सामने रिवाल्वर और बंदूक वगैरह और लाठी वाठी रखी थी, तो जिन प्रयोजक के सामने इस तरह के हथियार रखे थे उनमें एग्रेशन की मात्रा ज़्यादा दिखाई दी गई, जबकि जिन प्रयोजक के सामने इस तरह के कोई हथियार नहीं रखे थे उनमें एग्रेशन की मात्रा थोड़ी कम रही। नेक्स्ट फैक्टर है स्पेक्टेटर्स का, कि दर्शक कितने हैं। दर्शकों की उपस्थिति हमारे एग्रेशन की मात्रा को बढ़ा देती है। अगर आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, आपको कोई देखने वाला है और आपके एग्रेशन पर खुश हो रहे हैं, तो आपकी एग्रेशन बढ़ जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर आपके एग्रेशन को गलत नज़र से देखा जा रहा है या आपके एग्रेशन को पसंद नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में दर्शकों की उपस्थिति में कई बार एग्रेसिव बिहेवियर कम भी हो जाता है। जैसे घर में कोई हिंसा हो रही है, घरेलू हिंसा, आप जाके कहते हैं ना कि बैल बजा दो, तो उससे रुक जाएगी। तो कई बार जब बैल बजा देते हैं तो वहाँ जो हिंसा दिखा रहे होते हैं वो लोग
एकदम से रुक जाते हैं और दूसरों की उपस्थिति में हम मतलब सौम्यता या अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना चाहते हैं या अपने आप को बहुत मॉडल टाइप से अपना बिहेवियर दिखाना चाहते हैं, बिल्कुल आप अच्छे नागरिक दिखाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में दर्शकों की उपस्थिति में कई बार आक्रामकता रुक जाती है, लेकिन कई बार आक्रामकता बढ़ भी जाती है। अगर कोई मेल एग्रेशन शो कर रहा है या एग्रेसिव बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है और उस समय अगर फीमेल्स खड़ी हैं, तो ऐसी स्थिति में फीमेल्स स्पेक्टेटर्स की उपस्थिति में मेल का एग्रेसिव बिहेवियर कई बार बढ़ जाता है। इसके बाद आते हैं पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स कौन से हैं जो एग्रेशन को बढ़ाने में सहायक हैं? सबसे पहले है इमोशनल स्टेट्स ऑफ एग्रेसर। जो एग्रेसर है, आक्रामक करता है, उसकी सांवेगिक स्थिति कैसी है? अगर वो क्रोध की स्थिति में है तो कैसा होता है? क्रोध में क्या होती है कि कुंठा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फ्रस्ट्रेशन की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और जो फ्रस्ट्रेशन है उसका आर्बिट्रेटरीनेस हो जाता है या कुंठा का मनमानापन बढ़ जाता है। और दूसरा, अगर आक्रामकता के संकेत हैं, तीनों ही चीज़ें, अगर कुंठा बहुत ज़्यादा प्रबल है, पहले भी हमने डिस्कस किया कि अगर कुंठा की मात्रा बहुत ज़्यादा प्रबल है तो एग्रेशन के होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर कुंठा का मनमाना, मतलब उसे लगता है कि अगर जो हमें बाधा मिली है, जो हमें रोका गया है, वो तार्किक नहीं है, लॉजिकली गलत है या हम पर अन्याय किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो फ्रस्ट्रेशन है उसका मनमानापन बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में हॉस्टाइल जैसी सिचुएशन हो जाती है, शत्रुता की फीलिंग आ जाती है मन में, और ऐसी स्थिति में भी एग्रेशन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। और आसपास कोई आक्रामकता के संकेत हों या किसी चीज़ को देखकर एकदम से आक्रामकता बढ़ जाए, जैसे किसी व्यक्ति से आप चिढ़ते हैं या किसी व्यक्ति के साथ आपकी लड़ाई हो रखी है, उसका नाम या उसके नाम से रिलेटेड कोई आर्टिकल आपके सामने डिस्प्ले हो रहा हो आसपास, कुछ ऐसा मतलब कोई चित्र हो जिसमें एग्रेशन दिखाया जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में कोई भी एग्रेसिव क्लू देखकर, आक्रामकता का कोई भी संकेत अगर आपको उस समय दिखाया जाए, या कोई ऐसी मूवी चल रही हो जिसमें वहाँ को गुस्सा आ रहा है और कोई ऐसी मूवी भी चल रही है जिसमें एग्रेसिवनेस दिखाई गई है, बहुत हिंसात्मक व्यवहार दिखाया गया है, तो ऐसी स्थिति में जो आपकी इमोशनल स्टेट है वो आपके फ्रस्ट्रेशन को बढ़ा देती है और ऐसी स्थिति में आक्रामकता बहुत ज़्यादा शो होती है। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि जो आक्रामकता है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है कि आपकी पोजिशनल स्थिति क्या है, एक्साइटेटरी जो या उत्तेजनकारी तत्व हैं वो क्या हैं, और आपका अनुभव कैसा है कि आप किसी चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं। स्ववृत्ति का मतलब आपकी खुद की आदतें कैसी हैं या आप किस तरह से एग्रेसिव बिहेवियर को देखते हैं। दूसरा, जो उत्तेजन करने वाले तत्व हैं वो कैसे हैं, और तीसरा आपका एक्सपीरियंस कैसा है। इन तीनों को मिलाकर जिलमैन ने 3 फैक्टर थ्योरी दी थी और उन्होंने ये बताया इमोशनल स्टेट इन तीनों फैक्टर्स पर, स्ववृत्ति, उत्तेजनकारी तथा अनुभवात्मक, इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। उसके अलावा कि अराउजल कैसा है, कई बार क्या होता है कि मतलब आपका जनरल अराउजल में एग्रेशन की मात्रा कम होती है, कई बार सेक्सुअल अराउजल हो या किसी दवाई की वजह से आपकी स्थिति ऐसी हो, तो ऐसी स्थिति में आक्रामकता की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा एज फैक्टर भी एग्रेशन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। एज में जो यंगस्टर्स हैं, मतलब 18 से लेकर 30-32 तक वाली जो एज है, उसमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। बच्चों को भी गुस्सा बहुत आता है, लेकिन क्योंकि बच्चों की इतनी शक्ति नहीं होती, उनमें इतनी ताकत नहीं होती, या वो मतलब हर एक पर गुस्सा नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वो इतना गुस्सा नहीं करते हैं। लेकिन जो 17-18 से लेकर 30-32 तक की एज है,
उसमें एक तो जवान खून होता है, बहुत ज़्यादा एराउजल बहुत जल्दी होता है, और इस चक्कर में बहुत ज़्यादा एग्रेशन होने के चांसेस होते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, 30-35 के बाद एग्रेशन की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। ऐसा नहीं है कि उस समय शक्ति नहीं है, लेकिन उस समय एक मैच्योरिटी, एक परिपक्वता व्यवहार में आनी शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से आक्रामकता घट जाती है। जैसे जैसे फिर हम ओल्ड एज की तरफ बढ़ते हैं, तो ओल्ड एज में एग्रेसिवनेस, जो फिजिकल एग्रेसिवनेस है वो तो कम हो जाती है, लेकिन वर्बल एग्रेसिवनेस बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम शक्तिहीन होते जाते हैं, या हमें लगता है कि हमारे आसपास जो व्यवहार है वो बहुत स्लो मोशन में हो रहा है, या हमारे साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा बढ़ता जाता है। लेकिन क्योंकि शक्ति नहीं रहती तो फिजिकल एग्रेशन कम होता है, पर वर्बल एग्रेशन पूरा बढ़ता जाता है। मेल जेंडर की बात करें तो मेल और फीमेल में के मुकाबले मेल में गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है और फीमेल में कम होता है। आजकल थोड़ा कंट्राडिक्शन है कि आजकल फीमेल भी बहुत ज़्यादा क्रोधित होने लगी हैं। इसके बाद आ जाता है पर्सनालिटी में कुछ ट्रेट ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से गुस्से की प्रवृत्ति कम होती जाती है। कुछ जनजातियां ऐसी होती हैं जिनमें मतलब गुस्से की जो आक्रामकता वाले ट्रेट हैं वो बहुत ज़्यादा विकसित किए जाते हैं। तो कुछ टिपिकल ट्रेट्स ऐसे हैं जिनकी वजह से मतलब ये भी माना जाता है क्लास ए टाइप की, वो टाइप ए पर्सनालिटी बिहेवियर जो है उनमें बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा, जल्दीबाजी, चिड़चिड़ापन पाया जाता है, इसलिए वो ज़्यादा आक्रामक होते हैं। टाइप बी टाइप की जो पर्सनालिटी है, ग्लास ने 2 टाइप की पर्सनालिटी बताई थी, टाइप ए और टाइप बी। और टाइप बी वाले जो हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव फीलिंग नहीं होती है, बहुत आराम से काम करने वाले और कूल टाइप के होते हैं, तो उनमें एग्रेसिवनेस कम पाई जाती है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव माइंड होते हैं, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं, या बहुत हाई नीड अचीवमेंट वाले होते हैं, उनमें एग्रेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा पाया जाता है। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा सहनशील, बहुत कूल टाइप के होते हैं, उनमें एग्रेशन कम पाया जाता है। उसके बाद कॉग्निटिव स्टाइल। आपका कॉग्निटिव स्टाइल क्या है? आपने किस तरह से घटनाओं को रिएक्ट करना सीखा है? कॉग्निटिव स्टाइल बेसिकली हम अपने घर से या अपने परिवेश से सीखते हैं। तो जिस टाइप का आपका कॉग्निटिव स्टाइल होता है कि आप घटनाओं के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, आपका एट्रीब्यूशन क्या है घटनाओं के प्रति, उस पर भी आक्रामकता का व्यवहार बहुत ज़्यादा उससे भी आक्रामकता का व्यवहार बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है कि आप किस तरह से घटनाओं को देखते हैं, किस तरह से सीखते हैं आप, और आपका रिएक्शन स्टाइल कैसा है, मतलब आपके पेरेंट्स का रिएक्शन स्टाइल कैसा है किसी भी घटना के प्रति। जैसा रिएक्शन स्टाइल आपके पेरेंट्स का होगा वैसे ही आपका कॉग्निटिव स्टाइल डेवलप होता है। इसके बाद लास्ट स्टेप आ जाता है हमारा कि आक्रामकता की बात हो गई, तो आक्रामकता अच्छा है या बुरा है? बिल्कुल आक्रामक ना होना या बहुत ज़्यादा आक्रामक होना, दोनों ही गलत हैं। थोड़ी बहुत आक्रामकता होनी चाहिए, क्योंकि आक्रामकता अगर आपने में थोड़ी बहुत आक्रामकता है तभी आप आगे बढ़ सकते हो। सक्सेस होने का मूल मंत्र है थोड़ी बहुत आक्रामकता होना। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस है तो वो हमारी पर्सनालिटी के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो जो ज़्यादा एग्रेशन है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसे कैसे क्योर किया जाए, रोकथाम कैसे की जाए और उसका नियंत्रण कैसे किया जाए, बहुत सारे मेथड्स हैं। सबसे पहला तो अगर बच्चे जब बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं, एग्रेसिव होते हैं, तो उन्हें पनिशमेंट दिया जाता है। किसी भी चीज़ के लिए दंड दिया जाता है। एग्रेसिव बिहेवियर को रोकने के लिए बहुत प्राचीन तरीके हैं। पिटाई कर दी, या उन्हें अवॉइड कर दिया, कान पकड़ के खड़ा कर दिया, उठक बैठक लगवा दी। लेकिन जब भी दंड दिया जाए तो दंड के साथ कुछ चीज़ें हैं कि अगर बहुत ज़्यादा रोज दंड देते हैं तो दंड बन जाता है व्यक्ति। तो दंड का प्रभाव ये माना जाता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेरी होता है,
स्थायी नहीं होता है। और कई बार दंड जो है वो हम अनडिज़ायरेबल पर्सनालिटी ट्रेट्स को डेवलप कर देता है। धीरे धीरे हम उस व्यक्ति से चिढ़ने लगते हैं, उस ज़्यादा उद्दंड हो जाते हैं, अपने शरीर को इतना वो स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं कि छोटे मोटे दंड का, पिटाई विटाई का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब भी दंड दिया जाना है, उसके प्रशासन के लिए कुछ चीज़ें हैं कि जब भी कोई गलती हो तो तुरंत दंड दिया जाना चाहिए। जितनी देर से देंगे उसका इफ़ेक्ट उतना ही नेगेटिव होगा। जो दंड दिया जाए वो मतलब प्रॉपर इंटेंसिटी का होना चाहिए, और दंड में उसके साथ इंटरप्रिटेशन या व्याख्या होनी चाहिए कि दंड क्यों दिया जा रहा है। नेक्स्ट आता है कैथारसिस। कैथारसिस भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है। कैथारसिस में क्या करते हैं कि हम मतलब जो एग्रेसिव एनर्जी है उसको ड्रेन ऑफ कर देते हैं, किसी भी माध्यम से, खेलकूद के माध्यम से, टीवी दिखा के, या मतलब उसकी जो अटेंशन है डाइवर्ट कर देते हैं, किसी और काम में लगा देते हैं जिसमें उसकी एनर्जी डाइवर्ट हो जाए। जैसे छोटे बच्चों को गुस्सा आ रहा हो तो उसे बॉलिंग में लगाया जा सकता है, कोई इस तरह हिट मी टाइप के गेम में लगाया जाता, मुक्केबाजी, या मतलब कोई ऐसा टारगेट हो जिस पर आप, सॉफ्ट टारगेट हो जिस पर मुक्केबाजी या कुछ भी आप करके घूसे मार के उससे आप अपना कैथारसिस कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव इंटरवेंशन। कॉग्निटिव इंटरवेंशन में अगर मतलब जो उकसाने वाला व्यक्ति है उसको मतलब इस तरह का हस्तक्षेप कर दिया जाए, उस एकदम से कोई माफ़ी मांग ले या एकदम से कंट्राडिक्टरी कुछ ऐसा कर दे, तो ऐसी स्थिति में भी कोई भी बाधा पहुंचा दे, उसके कोई बहुत फ्लो में गुस्सा हो रहा है उस समय आप कोई बाधा पहुंचा दो, उसे एक गिलास पानी ही पिला दो, तो जो उसके जो भाव अभिव्यक्ति है उसमें बाधा पहुंच जाएगी, तो वो उसका गुस्सा रुक जाएगा। एक्सपोजर टू नॉन एग्रेसिव मॉडल। अगर जो एग्रेशन करने वाला व्यक्ति है उसे नॉन एग्रेसिव मॉडल्स को बार बार दिखाया जाए, या इस तरह की मूवीज़ में या इस तरह की शॉर्ट मूवीज़ दिखाई जाएं जिनमें जो मॉडल है वो बिल्कुल नॉन एग्रेसिव बिहेवियर करता है और किस तरह से नॉन एग्रेसिव बिहेवियर के थ्रू वो अपने काम करवा लेता है। तो इस तरह की ट्रेनिंग भी एग्रेशन को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक सहायक होती है। कुछ सोशल स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाए जिसकी वजह से वो अपना टाइम स्पेंड कर सके, अपनी एनर्जी को डिस्चार्ज कर सके, उसको सोशल स्किल्स के थ्रू भी काफ़ी हद तक हम मतलब किसी भी सोशल स्किल में इन्वॉल्व हो जाए व्यक्ति, चाहे लोगों की समाज सेवा में या कुछ इस तरह की सोशल स्किल्स में इन्वॉल्व हो जाए जिससे उसका गुस्सा कम हो जाए। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ इनकम्पैटिबल रेस्पॉन्सेज। एकदम गुस्से के टाइम कुछ एकदम अलग सा रेस्पॉन्स हो जाए, इनकम्पैटिबल, जो उस सिचुएशन के इनकम्पैटिबल है, एकदम हंसी वाला कोई चुटकुला सुना दे कोई, तो इस तरह का जो इस तरह की रिएक्शन हो, कोई अलग से मुंह बना ले, डिफरेंट टाइप के फेसेस बना दे के उसे दिखा दिए जाएं, तो एकदम से रिटेलिएशन में भी लगभग हम ऐसे ही करते हैं कि इस तरह का कुछ कर दिया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में या कुछ इस तरह का अलग सी साउंड में कुछ बोल दिया जाए मजाकिया सा, तो ऐसी सिचुएशन भी गुस्से को बहुत कम कर सकती है। नेक्स्ट, पेन एक्सप्रेस बाय विक्टिम। जब जो विक्टिम है जिस पर आपने गुस्सा किया उसके दर्द को आप महसूस करो या उसके दर्द को वो एक्सप्रेस करें कि उसने मेरे पर इतना गुस्सा किया और उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करे, उसके एक्सपीरियंस को आप बार बार दिखाओ, तो ऐसी सिचुएशन भी गुस्से को कम करने में काफ़ी कामयाब होती है। परानुभूति या एम्पैथी। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो एग्रेसर है उसको पीड़ित व्यक्ति, उसे कहा जाता है कि तुम पीड़ित व्यक्ति की तरह सोच के देखो। पहला तो पेन एक्सप्रेस बाय विक्टिम, जो पीड़ित है वो अपना पेन एक्सप्रेस करता है। एम्पैथी में उसे कहा जाता है कि अगर तुम पर कोई गुस्सा हो तो तुम्हें कैसा फील होगा, तो उसे फील करके देखो। जब हम उसकी सिचुएशन में अपने आप को रखकर फील करके देखते हैं तो ऐसी सिचुएशन भी कई बार हमारे गुस्से को कम कर देती है। क्योंकि जो एग्रेसर होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसर होते हैं, वो भी कभी ना कभी एग्रेशन का सामना कर चुके होते हैं,
तभी उनकी एग्रेशन की मात्रा बढ़ती है। तो एग्रेशन को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर बचपन में ट्रेनिंग देकर एग्रेशन को थोड़ा सा कंट्रोल कर दिया जाए तो तभी हम एग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल कर पाते हैं। अगर हम ये सोचें 25-30 साल की उम्र में जब बच्चा समझदार हो जाएगा, अपने आप गुस्से को काबू कर लेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप बच्चे की एग्रेसिव एबिलिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसे शुरू से ही आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो प्रिवेंशन और कंट्रोल एग्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही बहुत है।